हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप लगातार सभी विषयों की क्लासेस देख रहे होंगे। और साथ ही साथ आजकल के टाइम में तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीपीसी के जैसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर हम भूगोल विषय की बात करें तो हम भूगोल विषय के अगले यूनिट यानी कि थर्ड यूनिट में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम नदियों या बहते हुए जल के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। हम ये देख रहे थे कि नदियां जब प्रारंभ से पर्वतों से निकलकर चलती हैं और धीरे धीरे वो समुद्र की तरफ जब बढ़ती हैं तो किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का वो निर्माण करती हैं, इसके विषय में आप पिछली एक क्लास में देख चुके हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट स्टेज यानी कि जब नदियां यंग स्टेज में रहती हैं तब कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं उनके विषय में हमने अध्ययन किया। लेकिन जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि जब नदी अपने मैच्योर स्टेज में रहती है, यानी कि जब वो पहाड़ों से निकल करके मैदान की तरफ बढ़ती है तो कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। साथ ही साथ जब वो समुद्र के पास पहुंचती है और डेल्टा और एस्चुरी बनाती है तो ये कब बनता है और डेल्टा कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें आज की क्लासेस में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब नदियां पर्वतों से नीचे आती हैं तो सबसे पहला उनका जो काम होता है वो क्या करती हैं। मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और पर्वत श्रृंखला है, यहां से नदी यहां से बहती हुई आ रही है। तो जब ढलान रहेगा और ढलान जैसे ही खत्म होगा, यहां पर वो जितने भी बड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लाई होगी वो पहले तो यहां गिरा देगी और धीरे धीरे वो आगे की ओर छोटे छोटे कणों में पर्वतों को छोड़ना प्रारंभ करेगी और उसके बाद वो प्लेन मैदान की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। जो ये स्थान है जहां पर वो पर्वतों से नीचे गिर करके ढेर सारे कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा एक स्थान पर गिराई है, वो क्षेत्र होता है भाबर का। और यहाँ पर नदी इन पत्थरों के नीचे से बहते हुए बहना प्रारंभ करती है। इस स्थान पर नदी दिखती ही नहीं है कि नदी किस जगह पर बह रही है। ये स्थान ऐसा हो जाता है कि नदी दिखती ही नहीं है, सिर्फ कंकड़ पत्थर ही दिखाई देते हैं। और उसके बाद फिर वो मैदानी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है और ये क्षेत्र होता है तराई का क्षेत्र होता है ये, जब वो मैदान की ओर बढ़ती है। अक्सर हमने देखा होगा कि जो भी ये तराई का क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जिसमें से बहुत प्रमुख है दुधवा का नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो हैं कुछ नेशनल पार्क, ये बहुत ही फेमस है तराई क्षेत्रों में नेशनल पार्क के रूप में। और अक्सर ऐसे क्षेत्रों में नेशनल पार्क ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्र वैसे तो अगर हम गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी का ये क्षेत्र जो होता है वो यूके का और हरिद्वार के पहले का जो भी क्षेत्र होता है वहां पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। हम पिछली क्लास में आपको बहुत सारी बातें बता रहे थे, जिसमें हमने जलप्रपात के बारे में आपको बताया था, लेकिन क्षिप्रिका का एक टॉपिक जो बच गया था उसके बारे में आज की क्लास में हम कवर करते हैं। जब जलप्रपात से क्षिप्रिका जलप्रपात के तरह का ही एक छोटा सा पार्ट है, हालांकि इसमें जो स्थलाकृति होती है वो भी जलप्रपात की भांति ही होती है, मुलायम और कठोर चट्टानों की वजह से, लेकिन इनकी जो बनावट होती है वो थोड़ी सी भिन्न होती है। हम देखते हैं कि जलप्रपात में पहले क्षैतिज रूप में चट्टानें होती हैं, मुलायम चट्टान और कठोर चट्टान, ये इस प्रकार से हम देखते हैं जलप्रपात में। लेकिन उसी के ठीक विपरीत क्षिप्रिका में ऐसा होता है। क्षिप्रिका में ये ऊर्ध्वाधर रूप के में होती है चट्टानें। ऊर्ध्वाधर रूप में मान लीजिए ये एक कठोर चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है, फिर ये कठोर चट्टान है। तो क्षिप्रिका की स्थिति में ऐसा होता है कि ये ऊर्ध्वाधर के रूप में हो जाती हैं, ऊर्ध्वाधर के रूप में हो जाती हैं। फिर जब जल का प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर तो वो एक स्थान पर जो मुलायम चट्टान पाती है वो नदियों के द्वारा उनको अपरदित कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपकी चट्टान है कठोर वाली,
ये आपकी चट्टान है कठोर वाली, ये है मुलायम चट्टान वाली। तो जब ऐसे नदियों के द्वारा जब इनका निक्षेपण कर दिया जाए, इनका जब अपरदन कर दिया जाता है, तो नदियां मान लीजिए ऐसे बह रही हैं, और फिर जब मुलायम चट्टान जिसको उसने आधा काट दिया है वहां पर नदी नीचे बहेगी, और फिर जब उसको कठोर चट्टान मिलेगी यानी कि उससे ऊंचाई वाला, तो यहाँ और तेजी से ऊपर उठ करके नदी बहेगी। ये स्थान ज्यादातर बहुत फेमस है ऋषिकेश का, जहां पर लोग जाते हैं घूमने के लिए। वहां पर आप देखते हैं कि नदी जब बहती है तो प्लेन बहेगी, फिर उसके ऊपर उसका पानी तीव्र वेग से ऊपर उठता है, और फिर एक स्थान पर नॉर्मल, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसे करके नदी का वेग, नदी का पानी चलता रहता है। तो ये क्षिप्रिका की ही स्थिति होती है जब ऐसी नदियों का बहाव होता है। और अगर बात करें जल गर्तिका की, तो जब नदी की तली में जल भंवर के साथ साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं, तो उसको जल गर्तिका कहते हैं। हम जानते हैं कि नदियों के द्वारा बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो तल होता है वहां पर पत्थरों के द्वारा इतना ज्यादा तीव्र वेग से कटाव कर दिया जाता है, तो वहां पे गर्त बन जाता है। तो ये जो गर्त छोटे छोटे बनते हैं, इन्हें ही जल गर्तिका का नाम दिया गया है। अब आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है, उसमें हम मैच्योर स्टेज में नदी के द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिकाएं, नदी विसर्ग और संप्राय मैदान, ये कुछ प्रमुख हैं। अगर हम बात करें संरचनात्मक सोपान की, तो जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें क्रमिक रूप से मिलती हैं, तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों का अपरदन तीव्र गति से हो जाता है, जो कि जायज है। जब भी मुलायम चट्टान रहेगी तो उसका अपरदन बहुत ही तेजी से किया जाएगा, और कठोर चट्टान को थोड़ा समय लगेगा काटने में। इससे नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानकार सीढ़ियों का निर्माण हो जाता है। अब अगर हम इसको आपको दिखाना चाहें, तो मान लीजिए ये कठोर चट्टान है, मान लीजिए ये कठोर चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए ये आपकी कठोर चट्टान है, ये आपकी मुलायम चट्टान है, फिर ये आपकी कठोर चट्टान है, फिर ये मुलायम चट्टान है। ऐसे ही इसी स्थिति में साइड में भी है, फिर मुलायम चट्टान है, फिर कठोर चट्टान, फिर मुलायम चट्टान। तो जब नदी ऐसे बहते हुए आती है तो वो मुलायम चट्टानों को काटती रहती है और कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है, कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है। तो संरचना के रूप में इस प्रकार से बनती है, ये स्थिति ऐसे बनती है। ये सीढ़ियों के आकार की बनती है, इसलिए इसको संरचनात्मक सोपान के नाम से जाना जाता है। अब यहां से नदी बहती हुई जाएगी, क्योंकि इसने आसपास के पत्थरों को, पहाड़ों को इस प्रकार से काटा है कि वो संरचनात्मक सोपान के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं। और यही स्थिति नदी वेदिकाओं की भी होती है, उनका भी निर्माण लगभग कुछ इसी प्रकार से होता है। आइए बात करें नदी विसर्ग के बारे में। तो जो नदी विसर्ग होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, और नदी जब चलती है मार्ग में, तो वो इन पहाड़ों का कटाव नहीं कर पाती है, वो अपना ही रास्ता बदल देती है। तो वो इस प्रकार से बहते हुए आती है, जो सर्प के आकार का ही दिखाई देता है, सर्प के आकार का ही दिखाई देता है, इसलिए इसको हम विसर्प के नाम से भी जानते हैं। तो जब नदी के द्वारा ऐसी इस प्रकार से नदी का जब यात्रा होती है, तो ये नदी विसर्प के रूप में जानी जाती है। अगर हम इसको इमेज के रूप में देखें, तो ये आप देख सकते हैं नदी यहां से आ रही थी, फिर उसके बाद इसने इस प्रकार से अपना मार्ग बदला है और एक सर्प के आकार में इसने अपनी स्थिति प्राप्त की है, एक सर्प के आकार में इसने अपनी स्थिति प्राप्त की है। आप देख सकते हैं
ये है मियांडर की स्थिति, जिसको हम कहते हैं नदी विसर्प। ये मियांडर की स्थिति है जिसको हम नदी विसर्प के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा ही गोखूर झील का भी निर्माण किया जाता है। अभी आगे आपको बताया जाएगा कि ये किस प्रकार से बनता है। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक तटबंध, जिसको हम नेचुरल लीव्स के नाम से जानते हैं। जब नदियों के दोनों किनारे पर अवसादों या मलबों की जमाव से बने बांधों का प्राकृतिक निर्माण होता है, तो इसको हम प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार से बनता है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी भी नदी पर हम बांध बनाते हैं, हम खुद बांध बनाते हैं, हम देखते हैं कि नदी हमारे क्षेत्र में ना आ पाए। अक्सर आपने सभी नदियों के किनारे देखा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नदी जिस स्थान पर बह रही होती है, नदी जिस स्थान पर बह रही होती है, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में इतने मलबे ला करके इकट्ठा करती है, इतने छोटे छोटे मलबे ला करके इकट्ठा करती है कि वो प्राकृतिक बांध के रूप में ही काम करते हैं, और उनके वजह से नदियों का पानी बाकी उस बांध के किनारे नहीं जाता है। तो नदी के द्वारा ये जो बांध बनाया जाता है वो प्राकृतिक तटबंध के नाम से जाना जाता है। जब नदियां पर्वतों से नीचे जाती हैं और मैदानी भाग में आती हैं, तो उनके द्वारा जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का भी निर्माण किया जाता है। पर्वतों से निकलने के बाद नदियां अपने साथ लाए अवसादों को मैदानी उद्गम स्थान, अर्थात मैदानी उद्गम स्थान यानी कि जिस स्थान से मैदान आगे आना प्रारंभ हो रहा है, यानी कि जिस स्थान पर पर्वत की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो रही है, उस स्थान पर जब वो अवसादों को निक्षेपित करती है, तो जो संरचना का निर्माण होता है वो पंखनुमा हो जाता है, और इसी को जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। जलोढ़ पंखों के जमाव से ही गिरिपद मैदानों या तराई प्रदेशों का निर्माण होता है। पर्वतीय बल अधिक होने के कारण जब मलबा अधिक दूर तक फैलकर सीमित क्षेत्र में ही एकत्रित हो जाता है, तो इसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। जलोढ़ शंकु कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, जहां पर नदी पर्वतों से नीचे उतर करके मैदानी भाग में आना प्रारंभ कर रही है, और इस स्थान पर इसने बहुत सारे मलबे गिराए हुए हैं, और जब वो मलबे गिराए हैं तो उसने एक पंख के आकार का बनाई है। इसको ही हम जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। इसी को ही हम जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें बाढ़ के मैदान की, तो कभी कभी जब नदियों में बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब नदियों का पानी वापस खत्म होता है, तो वो उन स्थानों पर भी बहुत सारे मलबे, बहुत सारे अवसाद गिराई रहती है, और ये जो क्षेत्र होता है वो समतल होता है और लहरदार होता है, और इसी को बाढ़ का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, तो जिस स्थान पर मान लीजिए, ये एक सेकंड, इसको इमेज से समझाते हैं। नहीं, शायद लगा ही नहीं है, कोई बात नहीं। मान लीजिए नदी बह रही है, मान लीजिए नदी इस प्रकार से बह रही है, नदी इस प्रकार से लगातार बह रही है, और एक समय आता है जब नदी का बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इन क्षेत्रों में भी फैल जाती है। नदी इन क्षेत्रों में भी फैल जाती है, ऐसे इनका काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है। जब बाढ़ आती है तो काफी भयानक स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये काफी दूरी में बाढ़ का पानी फैल जाता है। लेकिन ये जो थी, ये इसकी प्रमुख स्थिति थी। इसी क्षेत्र में पहले नदी बह रही थी। ये जो क्षेत्र है, इसी में पहले नदी बह रही थी, लेकिन जब बाढ़ आया तो नदी का जो दूरी है, नदी का फैलाव जो है वो और क्षेत्रों में बढ़ गया। इन क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये
यहाँ पर जब नदी बाढ़ की वजह से फैल जाती है तो वो हमेशा वो स्थिति तो रहेगी नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब वो नदी का पानी वापस से अपने ही मार्ग पर चलना प्रारंभ करेगा। तो जो यहाँ से जो पानी वो छोड़ के वापस अपने स्थान पर यात्रा करती है, तो यहाँ का जो अवसाद है वो तो नदी वापस ले नहीं जा पाएगी, वो तो वहीं पर छोड़ के चली आई। तो वो जो क्षेत्र होता है जहां पर वो अपने मलबों को छोड़ करके आती है, उनमें खादर और भांगर के नाम से परिभाषित किया गया है। अब खादर क्या होता है और भांगर क्या होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। खादर वो होता है, भागर वो होता है, भागर समझते हैं। मान लीजिए ये यहाँ तक पानी पहुंचा था, यहाँ तक पानी पहुंचा था, पहले यहाँ इस किनारे तक पानी पहुंचा था, इसको रेड कलर में करते हैं तब समझ में आता है। मान लीजिए यहाँ तक पानी, इन क्षेत्र तक पानी पहुंचा था, इन क्षेत्र तक पानी पहुंचा था, पहले इन क्षेत्र तक पानी पहुंचा था। तो वहां से जब वो वापस आएगा, पहले वो यहाँ तक पहुंचा था, अंतिम स्थिति उसकी ये थी कि यहाँ तक पूरा पहुंचा था पानी। तो ये स्थिति होती है, ये भांगर कहलाता है, ये भांगर कहलाता है, ये कहलाता है भांगर। और फिर धीरे धीरे पानी खत्म होता है, पानी धीरे धीरे अपने मार्ग पर आता है। तो अंतिम स्थिति में पानी यहाँ तक था, अंतिम स्थिति में पानी यहाँ तक देखने को मिल रहा था, यहाँ तक। तो जो अंतिम स्थिति तक जहां पर पानी रहता है वो खादर कहलाता है, ये खादर कहलाता है। और फिर वापस पानी अपने मार्ग पे चलना प्रारंभ करती है। तो आप देख सकते हैं खादर और भागर में क्या अंतर है। और अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भाबर क्या होता है। भाबर वो होता है जब पहाड़ से नदी उतरती है और मलबों को, बड़े बड़े पत्थर को एक स्थान पर गिरा देती है और वहां पर नदी इस प्रकार से बहती है कि वो दिखाई नहीं देती है, वो उन पर्वतों, उन पत्थरों के नीचे से बहना प्रारंभ करती है। वो भाबर था। खादर, भांगर, ये तीनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, इसको भी क्लियर करते चलिएगा। ये तो था बाढ़ के मैदान के बारे में, ये तो था बाढ़ के मैदान के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बाढ़ का मैदान का क्षेत्र क्या है। अब बात करते हैं गोखूर झील क्या होता है। गोखूर झील क्या होता है? जब नदी म्यांडर के रूप में बह रही होती है, ये म्यांडर के रूप में नदी, ये म्यांडर के रूप में नदी बह रही है, ये उसकी स्थिति है जब नदी म्यांडर के रूप में बह रही है, जो कि नदी विसर्प होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो बहते बहते वो इन क्षेत्रों में जब यहाँ मुड़ती है तो यहाँ पर भी मलबे काटते हुए यहाँ पे काटना प्रारंभ करती है, पहाड़ों को, पर्वतों को, जो भी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उनको काटना प्रारंभ करती है। और फिर वो वापस इस स्थान पर बहती है और फिर जब इधर आती है फिर यहाँ पे भी काटना चीटना, जो भी उसका काम रहता है वो काटना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि ये मार्ग उसका सीधा दिखाई देता है और नदी हमेशा अपने से छोटा रास्ता चुनेगी, कभी भी वो बड़ा रास्ता नहीं चुनना चाहेगी। तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि नदी सीधे वापस इन स्थिति में बहना प्रारंभ कर देती है और ये जो मियांडर बनाने का जो हिस्सा था वो उसी प्रकार रह जाता है, ये उसी प्रकार रह जाता है। यही होता है गोखूर झील, इसी से गोखूर झील का निर्माण होता है। अब आइए बात करते हैं, जब नदी समुद्र से मिलना प्रारंभ करती है तो कौन कौन सी स्थितियां पैदा करती है। वो डेल्टा बनाती है, साथ ही साथ में एस्चुरी भी बनाती है। अगर हम बात करें डेल्टा की, तो नदियां अपनी मुहाने पर मलबे के निक्षेपण के मार्ग में विशेष प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, जिसे ही हम डेल्टा कहते हैं। ये नदी के अंतिम भाग का समतल मैदान होता है जिसका ढाल सागर की ओर होता है। डेल्टा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि चापाकार डेल्टा, जो कि नील नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है। साथ ही साथ पंजाकार डेल्टा, जिसमें मिसिसिपी नदी है वो बनाती है। साथ ही साथ द्विमाकृतिक डेल्टा, जिसको इब्रो नदी बनाती है, और ज्वारनद मुख नर्मदा नदी बनाती है। ऐसी डेल्टा का निर्माण नर्मदा नदी करती है। अगर हम बात करें एस्चुरी की, ये तो खैर नदी द्वीप है। एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है? डेल्टा के समय पे जो समुद्र का तल है वो नीचे रहता है, ये जो समुद्र का तल होता है वो नीचे रहता है, बल्कि स्थल खंड
ऊपर रहता है। इस वजह से जब नदी मलबों को गिराती है तो वो कई भागों में बंट करके गिराती है, कई प्रकार के स्थलाकृतियों के निर्माण के द्वारा ही बनाती है, तब ये डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन जब ये स्थल रूप और समुद्र का स्थल जो है वो दोनों बराबर रहता है तो वहां पे एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदी करती है, और बल्कि डेल्टा का निर्माण हमारी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और भी कई सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब एक पॉइंट और बच जाता है जिसको हम ब्रीडेड चैनल के रूप में जानते हैं। कभी कभी जब नदी अपने मार्ग में चल रही होती है तो कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, या फिर कुछ ऐसे भाग रहते हैं जिसकी वजह से नदी कटाव नहीं कर पाती है तेजी से, क्योंकि वैसे भी कटाव करने की जो स्थिति होती है नदी की वो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। जब नदी समतल मैदान क्षेत्र में आ जाती है तो वो कटाव करने की क्रिया बहुत कम कर देती है। तो उसी प्रकार से जब मान लीजिए नदी बह रही है और उसके क्षेत्र में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है तो वो अपने कई सारे शाखाएं का निर्माण कर देती है। ये डेल्टा नहीं है, ये डेल्टा का समय नहीं है, बल्कि ये डेल्टा की और पहले की भी क्रिया हो सकती है, डेल्टा के जैसी मिलती जुलती ही है ये। लेकिन डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में ऐसा होता है कि जब नदी ने अपने आप को कई भागों में बांट लिया तो वापस से वो मिल नहीं सकती है अपने आप से। लेकिन ये स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए नदी अपने आप को कई हिस्सों में बांट तो ली है, लेकिन लास्ट में आकर के वो वापस से मिल जाएगी अपने आप से, वापस से वो अपने ही मार्ग पर आ जाएगी। इसको हम ब्रीडेड चैनल के रूप में जानते हैं। और अगर हम बात करें इसी का एक एग्जाम्पल, तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब चलती है तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत कटाव करती है। अरुणाचल प्रदेश में काटते चिरते वो असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी कटाव करती है, लेकिन जब वो असम के मैदानी क्षेत्र में आती है तो वो कटाव ना करने की बजाय अपने आप को कई हिस्सों में बांट लेती है, और वहीं पर मांजुली द्वीप समूह का निर्माण होता है। मांजुली जो द्वीप है वो हमारे भारत में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ये विश्व का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जब नदियों के कटाव या अवसादों के जमाव के द्वारा नदियों के मार्ग में स्थलखंड का निर्माण हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बीच में नदी के द्वारा स्थान छोड़ दिया जाता है, तो वहीं पर नदी द्वीप का निर्माण हो जाता है। इसके चारों ओर से नदियों का बहाव होता है, और साथ ही साथ ये भी है कि ये हमेशा के लिए नहीं होता है। कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि नदी का जो जल है, स्तर है, वो इतना ज्यादा बढ़ सकता है तो इसके विलुप्त होने की भी संभावना बनी रहती है हमेशा। लेकिन वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें तो असम का जो मांजुली द्वीप समूह है, मांजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसी तरह अमेजन नदी के द्वारा भी कई नदी द्वीप का निर्माण भी किया गया है। अब हम डेल्टा की बात कर रहे थे, तो डेल्टा के भी कई प्रकार होते हैं जो कि हमने आपको बताया, जिसमें एक ये डेल्टा है जो कि पंखनुमा होता है। ये पंखनुमा है, ये समुद्र भाग है, ये समुद्र भाग है, और यहाँ मैदानी भाग से नदी जा रही है तो अपने आप को कई हिस्सों में बांट करके इसने समुद्र में मिली हुई है जाकर के, तो ये पंखनुमा के रूप में है। साथ ही साथ एक प्रकार होता है डेल्टा का जो पंछी के समान होता है। इसमें क्या हो रहा था कि इस पे एक शाखा से कई शाखाएं बन रही थी, एक शाखा से ही कई शाखाएं बन रही थी। बल्कि इसमें क्या होता है कि एक शाखा है, उसकी शाखा निकली, फिर उसी से दूसरी शाखा निकली, उसी से तीसरी शाखा निकली, ऐसे इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया, बहुत सारी चीजें हमने देखी, जो हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी और यूजफुल लगी, आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ जान लिया, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप फ्री में बहुत सारे कंटेंट को पा रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के हम आपके एकेडमिक के सिलेबस को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस है उसको हम सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करा रहे हैं, लगभग सभी विषयों की। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, संत कबीर विद्यापीठ पर।